मैंने अपने चचेरे भाई के केकड़े के तालाब को मैनेज करके 3 मिलियन युआन का शुद्ध मुनाफा कमाया। हालांकि जब पतझड़ में जाल खींचने का समय आया तो उसने मुझे सिर्फ 50,000 युआन ही ट्रांसफर किए। उसने कहा कि तालाब उसकी पूंजी थी और उसने उसमें निवेश किया था, जबकि मैंने तो बस जाल डाला था। स्क्रीन पर ट्रांसफर देखते हुए मैंने न तो मना किया और न ही गाली दी। मैंने बस चुपचाप पैसे ले लिए और फिर पूरे गांव में सबसे ज्यादा बदबूदार सुनसान तालाब किराए पर ले लिया। अगली गर्मियों तक उसका तालाब मरे हुए केकड़ों से भर गया था जो सतह पर तैर रहे थे और उनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, जबकि मेरे केकड़े सब जिंदा थे और उछल-कूद कर रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ते देख मैं अपने हरी-भरी नए तालाब के पास 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि मैं उन जहरीले तत्वों के साथ अपने बगीचे में कदम नहीं रखना चाहता था। मैंने सुना कि उस रात मेरा चचेरा भाई कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गया और पूरी रात रोता रहा। यह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे केकड़े इतने अच्छे से क्यों बढ़ रहे हैं। मैं तालाब में पीएच और अमोनिया नाइट्रोजन के स्तर को रिकॉर्ड कर रहा था, तभी उसके बगल में एक एकदम नई मर्सिडीज बेंज क्लास आकर रुकी। युआनजी, इस साल का हिसाब किताब हो गया है। मैंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ट्रांसफर कर दिया है। मैं बिना कुछ कहे स्क्रीन पर दिख रहे 50,000 युआन को घूरता रहा। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। 3 सालों तक 1000 से ज्यादा दिन रात मैं उस झोपड़ी में ही रहा और काम किया। मुझे पता है कि इस साल बेहतरीन क्वालिटी के केकड़े बहुत ज्यादा हुए हैं। तालाब का किराया और चारे का खर्च काटने के बाद शुद्ध मुनाफा लगभग 3 मिलियन युआन है। फिर भी उसने मुझे सिर्फ 50,000 युआन ही ट्रांसफर किए। युआनजी, इस साल मुनाफा अच्छा हुआ है। तुमने लगभग 3 मिलियन युआन कमाए हैं। ये 50,000 युआन लो और शहर जाकर एक कार खरीद लो। यह केकड़े का तालाब तो बस कुत्तों को खाना खिलाने की जगह है। तुम काबिल हो, तुम जवान हो, तुम्हें ये 50,000 युआन लेकर किसी बड़े शहर जाना चाहिए और अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 3 साल पहले जब उसने इस तालाब को अपने कब्जे में लिया था तो वह लगभग सब कुछ गवा चुका था, क्योंकि उसे पानी की क्वालिटी की समझ नहीं थी। मैंने ही उसे उस कंपाउंड बैक्टीरिया स्ट्रेन की मदद से पानी की क्वालिटी ठीक करने में मदद की थी, जिसे मैंने खुद डेवलप किया था। मैंने कहा कि मैं टेक्नोलॉजी दूंगा और मुनाफा 30/70 के अनुपात में बांटेंगे। उसने कहा, हम सब एक ही परिवार हैं, मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं पैसे ले लेता हूं। लिन कियांग को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। वह एक पल के लिए रुका, फिर बोला, पैसे लो और वापस जाओ, कुछ दिन आराम करो। तालाब के पानी के पंप और फिल्टर को बदलने की जरूरत है। याद रखना, किसी को बुलाकर उसे ठीक करवा लेना। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा, मुड़ा और पतझड़ की ठंडी हवा में आगे बढ़ गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर मैंने जबरदस्त विरोध नहीं किया होता मैं शहर में अपने घर वापस नहीं गया, इस डर से कि कहीं कोई जान पहचान वाला मिल जाए और पूछ बैठे कि इस साल केकड़े बेचकर मुझे कितने पैसे मिले, या मेरे चचेरे भाई ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। मैं गांव की कच्ची सड़क पर चलता रहा। मेरी गोद में जो नोटबुक थी वह दूसरों की नजर में महज रद्दी कागज थी, लेकिन वह मेरी 3 साल की कड़ी मेहनत की निशानी थी। तभी मेरा फोन बजा। यह लिन कियांग था, जो ग्रुप चैट में रेड एनवेलप पैसे भेज रहा था। वह फैमिली ग्रुप में अपनी कमाई का दिखावा कर रहा था, जिसे देखकर कई रिश्तेदार भी उसकी देखा-देखी उसकी तारीफ करने लगे। मैंने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया और गांव के सबसे निचले हिस्से की तरफ चल पड़ा। वहां एक सुनसान काला तालाब था, जो हमेशा नीले शैवाल से ढका रहता था और जिससे बहुत बदबू आती थी। अपनी नीची जगह की वजह से उसका पानी कई सालों से ठहरा हुआ था, जो गांव के यहां तक कि आवारा कुत्ते भी मेरे पास नहीं आते थे। मैं झाड़ियों से भरे किनारे पर खड़ा होकर उस ठहरे हुए गहरे हरे पानी को देखता रहा। हर कोई उसे कूड़े का ढेर कहता था, लेकिन मैं नीचे झुका, तालाब की तलहटी से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसे सूंघा। एक विचार, ठीक वैसे ही जैसे कोई अंकुर जमीन फाड़कर बाहर निकलता है, अब और दबाया नहीं जा सकता था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि केकड़ों को चारा खिलाने का काम तो कोई कुत्ता भी कर सकता है? तो ठीक है, अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली हुनर किसे कहते हैं। मैं मुड़ा और सीधे गांव की पंचायत के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। अरे सेक्रेटरी वांग, क्या आप वहां हैं? अरे शियाओलिन, तुम कियांग जी के केकड़े वाले तालाब पर नहीं हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नीचे की तरफ वाला वह काला तालाब अब किराए पर दिया जा रहा है? वह तो एक रुका हुआ गड्ढा है, उसका पानी बदबू मारता है। तुम उसे किराए पर क्यों दोगे? भले ही मैं उन्हें किराया देने के लिए पैसे दूं, फिर भी कोई उसे नहीं लेना चाहेगा। उसका सालाना किराया कितना है? अगर तुम सच में उसे 1 साल के लिए किराए पर लेना चाहते हो तो 1000 युआन का टोकन काफी है। लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर मुझे नुकसान होता है तो गांव वाले कोई मदद नहीं करेंगे। मैंने मन ही मन जल्दी से हिसाब लगाया कि इस तालाब को किराए पर लेने और शुरुआती सफाई के सारे उपकरण और कच्चा माल खरीदने के लिए 50,000 युआन काफी होंगे। मैं इसे 5 साल के लिए किराए पर लूंगा। चलो अभी ही कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते हैं। शियाओलिन, जल्दबाजी मत करो। कियांग जी ने अभी बहुत सारा पैसा कमाया है। कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के बाद तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे। दस्तखत करने और अपने अंगूठे का निशान लगाने के बाद मैं जोश में भरकर तालाब की तरफ भागा। वह सुनसान काला तालाब बहुत बड़ा था। उसकी सतह पर हरे रंग की मोटी काई की एक परत जमी हुई थी, जो किसी गाढ़े पेंट जैसी लग रही थी और उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। जब गांव वालों को पता चला कि मैंने वह जमीन किराए पर ले ली है, तो वे सब यह देखने के लिए आ गए कि मैं कैसे अपनी ही बेवकूफी का तमाशा बनाता हूँ। क्या युआनजी पागल हो गया है? इस गंदी जगह पर भला क्या उग सकता है? कियांग जी ने उसे 50,000 युआन का बोनस दिया था और उसने शादी के लिए पैसे बचाने के बजाय उसने सारा पैसा इस बदबूदार नाली पर बर्बाद कर दिया। कितना फिजूल खर्च है, हा। लिन कियांग ने भी अपनी जी-वैगन थोड़ी देर चलाई। उसने खिड़की नीचे की और इतनी जोर से हंसा कि हंसते हंसते लगभग गिर ही गया। युआनजी, अगर तुम्हें लगता है कि 50,000 युआन बहुत ज्यादा हैं, तो मैं तुम्हें शहर में फुट मसाज के लिए ले चलूंगा। तुम यहाँ इस गंदगी में क्यों हाथ पैर मार रहे हो? मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और बस अपनी शर्ट पहने हुए जलाशय में उतर गया और कमर तक गहरे काले पानी में सड़ी हुई डालियों को बड़ी मेहनत से साफ करने लगा। बदबू बहुत तेज थी, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिचकिचाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। रात में जब तमाशबीन चले गए तो मैंने कुछ चीजें चालू की। शहर से जो काले प्लास्टिक के डिब्बे में लाया था, उनमें एक जटिल प्रोबायोटिक स्टॉक सॉल्यूशन था, जिसे मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। यह बैक्टीरियल स्ट्रेन खास तौर पर इस तरह के बहुत ज्यादा प्रदूषित रुके हुए पानी के लिए बनाया गया है। मैंने स्टॉक सॉल्यूशन को एक सटीक ग्राम अनुपात में खोला और फिर उसे काले तालाब के हर कोने में एक समान रूप से छिड़क दिया। इस काम में जरा भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं थी। पूरे 1 हफ्ते तक मैंने दिन रात काम किया। दिन में मैं तालाब के किनारे बने बांध की मरम्मत करते हुए किसी कबाड़ी जैसा लगता था, और रात में मैं इस जलनिकाय का जादूगर बन जाता था। दूसरे हफ्ते की सुबह चमत्कार हुआ। जो गहरे हरे रंग की काई पहले फैली हुई थी, वह बड़े बड़े हिस्सों से हटने लगी और उस तीखी बदबू की जगह जलीय पौधों की एक हल्की मिट्टी जैसी महकने ले ली। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे साफ हुआ, सूरज की रोशनी आखिरकार सतह को पार करके तालाब की तलहटी तक पहुंच गई। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और बड़े ध्यान से चुने हुए बेर के पौधे लगाए। आधे महीने से भी कम समय में पूरा काला तालाब पूरी तरह बदल गया। अब वहां हरे भरे जलीय पौधे थे और पानी एकदम साफ सुथरा था। जैसे ही मैं पौधे लगाने वाला था, मेरा फोन बज उठा। फोन लिन कियांग का था। अरे युआनजी, क्या तुम अभी भी उस बदबूदार नाली में ही हाथ पैर मार रहे हो? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मुझे अभी शहर में कुछ बुजुर्ग लोग मिले हैं जो 80 युआन रोज के हिसाब से मेरे लिए खाना बनाते हैं। तुम अभी अपनी कीचड़ में ही खेलते रहो। नए साल के बाद मैं तुम्हें बचे हुए 2 केकड़े दे दूंगा।
ठीक है, मैंने फोन काट दिया। मेरा चेहरा मेरे सामने मौजूद झील की तरह ही शांत था। लिंग यांग शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुदरत का बदला कितना बेरहम हो सकता है। मैं तालाब की तरफ गया और तापमान नियंत्रित फोन के आखिरी कुछ बक्से खोले और उन साफ सुथरे नन्हे मुन्ने जीवों को पानी के अंदर मौजूद साफ सुथरे जलीय पौधों के बीच गिरते हुए देखता रहा। मैंने अपनी नोटबुक उठाई, एक नया पन्ना खोला और आज का पानी का तापमान और उसमें डाले गए जीवों की संख्या लिख ली। केकड़े के बच्चों की आखिरी मुट्ठी भर खेप डालने के बाद लगभग सुबह हो चुकी थी। मैं सुबह की धुंध के बीच से होता हुआ घर की ओर चल पड़ा। जिस पल मैंने इस वीरान पड़े तालाब की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, वह फैसला भले ही मैंने बिना सोचे समझे आवेग में आकर लिया था, लेकिन अब जब मेरा मन शांत था तो मुझे अपने ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव महसूस हो रहा था। मेरी सारी जमा पूंजी इसमें लग चुकी थी। हर रात मैं बहुत ही नाजुक हालात में काम करता था और तालाब के पारिस्थितिक संतुलन को ठीक करने में जुटा रहता था। यह तालाब एक ऐसे अथाह गड्ढे जैसा था जो मेरी जिंदगी का सारा रस, मेरी सारी मेहनत निकलता जा रहा था। मैं जानता था कि मैं हार नहीं मान सकता, मुझे हर हाल में कामयाब होना था, सिर्फ अपना लगाया हुआ पैसा वापस पाने के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए भी। जब मैं घर पहुंचा तो खाने की महक बाहर तक आ रही थी। मेरे माता पिता और मेरी मंगेतर शियाओया सभी मेज पर बैठे थे और साफ तौर पर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तुम पूरी रात घर क्यों नहीं आए? खाना 2 बार दोबारा गर्म किया जा चुका है। रसोई में अभी कुछ छोटे मोटे काम निपटाने बाकी हैं। जाओ हाथ धोकर खाना खा लो। तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? क्या तुम थक गए हो? कुछ नहीं, बस देर रात तक जागने की वजह से है। मेज पर माहौल थोड़ा भारी सा था। मेरी माँ ने मेरी प्लेट में खाने का एक टुकड़ा रखा। युआनजी, इस साल की अंग्रेजी ने तुम्हें कितने पैसे दिए? इस सवाल ने सुई की तरह मेरे दिल को छेद दिया। मेरे पिताजी और शियाओया सबने खाना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अपना कटोरा नीचे रखा, अपना फोन निकाला और ट्रांसफर वाला पेज खोला। माँ, पैसे आ गए हैं। 50,000। 50,000? यह सिर्फ 50,000 ही क्यों है? पूरे गांव में यह अफवाह फैली हुई है कि कियांग जी ने इस साल लगभग 30 लाख कमाए हैं। यह साल देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें नुकसान का खतरा भी बहुत ज्यादा है। ऊपर से अगले साल काम को और बढ़ाना है और हर जगह पैसों की जरूरत है। पानी की सतह ही उनकी पूंजी है और वही उनका जोखिम भी। सच कहूं तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मैं तो बस वह इंसान हूं जिसने चारा डालने में मदद की। 50,000 मिलना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैंने धीरे धीरे और सलीके से वह कहानी दोहराई जो मैंने पहले से सोच रखी थी। मेरे पिताजी अपनी चिलम पीते रहे और कुछ नहीं बोले। शियाओया ने मेरी तरफ देखा, वह कुछ कहना चाहती थी पर हिचकिचा रही थी। सिर्फ मेरी माँ ही दुखी और हैरान लग रही थी। यह नामुमकिन है। अगर तुमने पूरी रात उस तालाब की रखवाली न की होती तो वह तो कब का सड़ गया होता। लिंग युआन, क्या कियांग जी ने तुम्हें परेशान किया है? माँ, ऐसी बेकार की बातें मत करो। कियांग जी, वह मेरा चचेरा भाई है, वह भला मेरे साथ धोखा क्यों करेगा? पैसे तो असल में उसी के हैं, हमें तो बस सही बात सोचनी चाहिए। ये शब्द कहते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरा हर शब्द मेरी 3 साल की कड़ी मेहनत के साथ किया गया एक विश्वासघात था। लेकिन मुझे यह कहना ही पड़ा। मैं उन्हें यह नहीं बता सकता था कि मैंने लिंग यांग से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और नहीं मैं उन्हें यह बता सकता था कि मैंने पूरे गांव का वह सबसे बदबूदार और रुका हुआ तालाब अपने जिम्मे ले लिया है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उन्हें किसी भी तरह के डर में जीना पड़े। मेरी माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ठीक है, चलो अब खाना खाते हैं। बेटे, तुम्हें पता है ना, तुम जो कर रहे हो। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा था और शियाओया ने पीछे से मुझे गले लगा लिया। लिंग युआन, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। वह क्या हो सकता है? बस आज रात हवा तेज चल रही है और मेरे सिर में दर्द है। सच में तुम सो जाओ। कल मैं तुम्हें शहर में घुमाने ले जाऊंगा। मेरी बाहों में जो इंसान था वह शांत हो गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं जागता रहा। छत पर बनी टेढ़ी मेरी आकृतियों को घूरते हुए मेरा मन उस काले तालाब के ख्यालों से भरा हुआ था जिसमें चुपचाप एक जबरदस्त बदलाव आ रहा था। यही मेरी उम्मीद थी और यही मेरे बचने का एकमात्र रास्ता भी था। अगले कुछ दिन गांव में साल के सबसे व्यस्त दिन थे। हर घर इस साल की फसल का हिसाब लगा रहा था और नए साल के लिए सुअर काटने की तैयारी कर रहा था। मैंने बेपरवाह होने का नाटक किया और अपने माता पिता तथा शियाओया के साथ नए साल का सामान खरीदने में दिन बिताए, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एक बात हमेशा मेरे मन में थी, उस तालाब के पानी की गुणवत्ता। पौधे लगाने के 3 दिन बाद पानी की गुणवत्ता जांचने वाली एजेंसी से जांच रिपोर्ट आ गई। मिस्टर लिन, खुशखबरी, आपके पानी के नमूने का डेटा आ गया है। अमोनिया, नाइट्रोजन और नाइट्राइट दोनों ही सुरक्षित सीमा से नीचे आ गए हैं और घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज्यादा है। उस जीवाणु समुदाय का पारिस्थितिक चक्र पूरी तरह से स्थापित हो गया है। उस समय मैं शियाओया के साथ दोहे कपलेट्स चुन रहा था। फोन आने पर मैं इतना उत्साहित हो गया कि मेरा स्टॉल लगभग पलट ही गया था। मैंने अपनी आवाज धीमी की और सड़क के कोने की ओर चला गया। वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। पानी की सफाई जबरदस्त है। तलहटी में उगने वाली काई और जलीय पौधे बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से एक उच्च स्तरीय पारिस्थितिक जल निकाय के मानकों को पूरा कर रहे हैं। यह तो पुराने तालाब के जीर्णोद्धार का एक बेहतरीन उदाहरण है। आपकी तकनीक कमाल की है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। फोन रखने के बाद मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। जोंकें जिंदा थीं, जिसका मतलब था कि वह तालाब सचमुच मेरा था। अब बस सुनहरे केकड़े के लार्वा के बड़े होने का इंतजार करना बाकी था। इस दौरान लिंग यांग ने भी मुझे कुछ बार फोन किया। पहली बार उसने यह पूछने के लिए फोन किया कि मैं 50,000 युआन कैसे खर्च करने वाला हूं। उस पैसे को बगीचे पर बर्बाद मत करना। इसे अपने चाचा चाची के पुराने घर की मरम्मत के लिए बचाकर रखना। बाकी पैसे उनकी शादी के लिए रखना। उसने एक बड़े की तरह छोटे को उपदेश देने वाले लहजे में बात की, जैसे कोई गलती होने पर खुद को बड़ा साबित कर रहा हो। मुझे पता है, भाई कियांग। दूसरी बार उसने नए साल की शाम से ठीक 1 दिन पहले फोन किया। कल दोपहर को भाई कियांग ने शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट होंग्युन रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई है। मैंने खास तौर पर सभी रिश्तेदारों और मांस का व्यापार करने वाली कुछ बड़ी कंपनियों को वहां बुलाया है। हमने इस साल बहुत पैसा कमाया है, इसलिए हमें ठीक से जश्न मनाना चाहिए। मैं अभी भी उसके चेहरे की कल्पना कर सकता था। वह बस अपनी किस्मत का दिखावा करना चाहता था और साथ ही यह भी दिखाना चाहता था कि वह मेरे प्रति कितना सहनशील और परवाह करने वाला है और मुझे अपने परिवार जैसा मानता है। अपनी सफलता का दिखावा करने के लिए एक मंच। नहीं, भाई कियांग का परिवार थोड़ा व्यस्त है। इतनी औपचारिकता मत बरतो। तो फिर यह तय हो गया। कल जल्दी आ जाना ताकि मेहमानों का स्वागत करने में मदद कर सको। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, उसने फोन काट दिया। मैंने अपना फोन हाथ में पकड़ा और मन ही मन मुस्कुराया। तुम नाटक करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ नाटक करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी यह कमजोर, बहुत ही कमजोर सी मिठाई कब तक टिक पाती है। नए साल की शाम को मैं अपने माता पिता और शियाओया के साथ वहां गया। होंग्युन रेस्टोरेंट के सबसे बड़े प्राइवेट कमरे में 5 मेजें लगी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने लिंग यांग, उसके माता पिता और मांस के कुछ बड़े खरीदारों को मुख्य मेज पर बैठे हुए बातें करते और हंसते हुए देखा। हमें देखते ही लिंग यांग की मां बड़े उत्साह से खड़ी हो गई। ओह, दूसरे भाई का परिवार आ गया।
अंदर आओ, बैठो। उसने हमारा स्वागत किया, लेकिन उसकी नजरें मेरे माता पिता के सादे कपड़ों पर घमंड भरे अंदाज में घूमी। यह तुम्हारी भाभी है, लिली। लिली, यह मेरा कजिन लिन युआन है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यही वह है जिसने रेस्टोरेंट में मेरी मदद की थी। उसने ये 9 शब्द जोर से और साफ-साफ कहे और प्राइवेट कमरे में मौजूद हर किसी की नजर मुझ पर टिक गई। मेरे माता पिता के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और शियाओया ने मेरी बाह कसकर पकड़ ली। मैं उसके कांपने का एहसास कर सकता था, लेकिन मैं मुस्कुराया। भाभी जी, नमस्ते। मैं लिन युआन हूँ। मेरी इस शांति ने लिन कियांग को शायद हैरान कर दिया था। जिस अजीबपन और शर्मिंदगी की उसे उम्मीद थी, वह वहां बिल्कुल नहीं थी। खाने की मेज पर मेरे कजिन का आना एक तरह से खुद को दिखाने का मौका बन गया। उसने बात शुरू की कि इस साल केकड़ों का बाजार कितना अच्छा रहा, फिर एक बड़े बॉस के बारे में बताया जो अगले साल के लिए उसके केकड़े ऑर्डर करना चाहता था, और आखिर में बातचीत का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया। युआनजी बहुत ही सीधा साधा लड़का है। उसने पिछले 3 सालों में अच्छे बुरे हर दौर में परिवार में मेरी मदद की है। हो सकता है उसने कोई बहुत बड़ा काम न किया हो, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत जरूर की है। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने उसे 50,000 युआन का एक रेड एनवेलप तोहफा देने का फैसला किया, ताकि वह भी हमारी खुशियों में शामिल हो सके। हर कोई कहता है कि मैं एक अच्छा बड़ा भाई हूँ, है ना? हाँ, मैं उससे भी कहीं बढ़कर हूँ। कियांग जी अब अच्छी खासी तरक्की कर रहा है, यहाँ तक कि जब वह खुद मजे से खाना खा रहा होता है, तब भी वह अपने भाइयों के लिए थोड़ा बहुत हिस्सा छोड़ना नहीं भूलता। अब युआनजी का ख्याल रखने का समय आ गया है। वह बहुत ज्यादा होशियार नहीं है और कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि कियांग जी जैसा इंसान उसके साथ खुलने मिलने को तैयार है, भले ही इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी हो। लेकिन हाल ही में मैंने सुना कि युआनजी को भी एक टॉफी मिली है। मैंने सुना है कि यह वही बेकार टॉफी है जो कियांग जी के पास पड़ी थी। यह सुनते ही मेरे माता पिता और शियाओया एकदम से हैरान रह गए। युआनजी, सच में? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पिताजी ने बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा, लेकिन शियाओया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। युआनजी, इतनी बड़ी बात, तुमने अपने परिवार से इस बारे में बात क्यों नहीं की? तुम्हें वे 50,000 युआन अपने चाचा और चाची के लिए अच्छा खाना खरीदने के लिए बचाकर रखने चाहिए थे। अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन अगर बाद में हमारे पैसे खत्म हो गए तो हम वापस आ सकते हैं। कियांग गे, अगली बार मैं तुम्हारा जरूर अच्छे से ख्याल रखूंगी। यह सुनकर मैंने चुपचाप अपने दांत भींचे। वे सब मिलकर एक नाटक कर रहे थे, मुझे एक ऐसे पिछलगू के तौर पर दिखा रहे थे जिसे दान की जरूरत हो। मेरे माता पिता के चेहरे का रंग उड़ गया था और शियाओया की आंखें लाल थीं। लेकिन मैं बस वहीं खड़ी रही, अपना सिर ऊंचा करके। मैंने शराब का गिलास उठाया। कियांग भाई, पिछले 3 सालों में तुमने जो ख्याल रखा, उसके लिए मैं इस गिलास के साथ तुम्हें टोस्ट करती हूँ। मैंने अपना सिर पीछे किया और बैजियो चीनी शराब का वह गिलास एक ही घूंट में गटक लिया। सब लोग हक्के बक्के रह गए। लिन कियांग ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में गर्व और संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। उसे लगा कि मैंने हार मान ली है, लेकिन असल में मैं उसे एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि उस पारिवारिक बंधन के लिए टोस्ट कर रही थी जिसे उसने अपने ही हाथों से दफना दिया था। इस गिलास के साथ ही सब कुछ साफ हो गया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद पिताजी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मां लगातार आहें भर रही थी। शियाओ चुपचाप मेरे बगल में चल रही थी, मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए। मैं जानती थी कि वे दोनों अपना गुस्सा दबाए हुए थे। जब हम लगभग घर पहुंच ही गए थे, तो मैंने कहा, मां और पिताजी, आज आपको इतनी तकलीफ देने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे युआनजी, क्या तुम अपनी कैंडी का काम खुद संभाल लोगे? अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए तो तुम मां और पिताजी को जरूर बताना। हाँ युआनजी, अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं तो कोई बात नहीं, जब तक हमारा परिवार ठीक है तब तक सब ठीक है। निंग युआन, डरो मत, अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश करो। मां और पिताजी, मैं आपके अपने कामों में आपका पूरा साथ दूंगा। चिंता मत करो शियाओया, मुझे अपनी कैंडी पर पूरा भरोसा है। साथ ही मुझे थोड़ा समय दो और आज मेरी जो भी इज्जत गई है मैं वह सब वापस कमा लूंगा। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन मेरे हर शब्द में एक जबरदस्त ताकत थी। वे मेरी तरफ देखने लगे और ऐसा लगा जैसे वे मेरी नजरों से थोड़ा डर गए हों। उन्हें घर के अंदर पहुंचाने के बाद मैं काफी देर तक अकेले आंगन में खड़ा रहा। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह उस वाटरप्रूफ मॉनिटरिंग कैमरे का अलार्म था जिसे मैंने उस काले तालाब की तलहटी में लगाया था। मैंने ऐप खोला और पानी के अंदर का एक साफ वीडियो दिखाई दिया। उस साफ पानी में एलोडिया नटाली के पौधे लहरों के साथ झूम रहे थे और उन जलीय पौधों के बीच छिपे हुए सिक्के के आकार के सुनहरे रंग के नक्काशीदार पहली पीढ़ी के केकड़े के बच्चे बड़े जोश से खाना ढूंढ रहे थे और अपनी केंचुली बदल रहे थे। उस वीडियो को देखते हुए मेरे सीने में एक बार फिर से जोश की आग भड़क उठी। अगले कुछ महीनों तक मैंने पिछले सालों की तरह ही अपना काम किया। वसंत का मौसम आते ही गांव में हमेशा हलचल बढ़ जाती है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि इस साल मेरा क्या करने का इरादा है, तो मैं हमेशा वही पुराना बहाना बना देता हूँ। बहुत से लोग मुझे तरस भरी नजरों से देखते हैं और कभी-कभी उस तालाब को किराए पर लेने वाली बात का मजाक भी उड़ाते हैं। कियांग जी के परिवार का मिजाज भले ही थोड़ा गर्म हो, लेकिन कम से कम वे समय पर किराया तो दे देते हैं। उस बदबूदार गड्ढे के पीछे अपना समय बर्बाद करने का क्या फायदा, वे कहते हैं। हाँ, आजकल पशुपालन करना कोई आसान काम नहीं है। किसी बड़े सहारे के भरोसे रहना अपने पैसे पानी में बहाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं उनकी इन बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। मुझे पता है कि वे मेरा कोई बुरा नहीं चाहते, वे तो बस ऊपरी चीजें देखते हैं। लिन कियांग के बड़े बड़े शेर की शान शौकत और मेरे परिवार की बदहाली। किसी को नहीं पता कि शांत सतह के नीचे उफनती धाराएं बह रही हैं, और किसी को नहीं पता कि मैं एक मौके का इंतजार कर रहा हूं, एक ऐसा मौका जिससे सारे शक दूर हो जाए। गर्मी तेजी से आ गई और मौसम विभाग ने लगातार चेतावनियां जारी की। ज्यादा तापमान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। केकड़ों को सबसे ज्यादा डर ज्यादा तापमान से ही लगता है। मुझे पता था कि मेरा मौका आ गया है। मैं सोच रहा था कि लिन कियांग, जो पानी की गुणवत्ता को समझने में माहिर है, इस लू का सामना कैसे करेगा। फिर मैंने टीवी बंद किया और अपने माता पिता से कहा, माँ और पिताजी, मैं आज पास वाले शेड में रहने जा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ समय तक मैं घर न आ पाऊं। अगले दिन मैं भोर होने से पहले ही उठ गया। किसी को भी परेशान किए बिना मैंने चुपचाप अपने वाटरप्रूफ जूते वीडर्स पहन लिए। घर से निकलने से पहले मैंने अपने माता पिता के कसकर बंद दरवाजे की ओर देखा और मन ही मन चुपचाप कहा, माँ और पिताजी, प्लीज अपने बेटे पर एक बार और भरोसा कीजिए। इस बार मैं आपको फिर से निराश नहीं करूंगा। मैं किसी को भी हमारे परिवार को फिर से नीचा दिखाने का मौका नहीं दूंगा। मैं घर से बाहर निकला और सीधे गांव के नीचे की ओर बने तालाब पर चला गया। मैंने मछली पकड़ने वाला वह जाल ऊपर खींचा जो तालाब की तलहटी में डूबा हुआ था। आज तापमान असामान्य रूप से ज्यादा है, लेकिन मेरा जाल बेहतरीन क्वालिटी के हेरी केकड़ों हेरी क्रैब्स से भरा हुआ है, जिनके पंजे खूब मोटे ताजे हैं। तालाब की तलहटी एकदम साफ सुथरी थी। मैंने पानी के पौधों, तलहटी की गाद, पानी में घुली ऑक्सीजन के स्तर और हर एक पैमाने की जांच की। सारा डेटा एकदम सामान्य था। मैंने पानी का पंप चालू किया और पानी तेजी से बाहर निकला, जिससे पूरे तालाब की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठने लगीं। मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि इस पानी में जीवन की एक जबरदस्त शक्ति हिलोरे मार रही है। उस पल से मैंने किसी की भी राय की परवाह करना छोड़ दिया। लेकिन मैंने तुरंत किसी को भी पानी की बेहतरीन क्वालिटी के बारे में नहीं बताया। शो शुरू होने से पहले मुझे यह पक्का करना था कि सब कुछ एकदम सही हो। मैंने अपने तालाब का ध्यान से मुआयना किया और पाया कि जैसे ही मैंने मुट्ठी भर चारा डाला,
उसने तुरंत ही खाने की होड़ मचा दी, जो लिंग यांग के तालाब से भी कहीं ज्यादा थी। वे बेजान से दिखने वाले केकड़े उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। वह हमेशा कहता था कि उसका तालाब फेंग शुई का खजाना है, जिससे सबसे बड़े केकड़े पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसने कभी मेरी सलाह नहीं मानी। वह साल दर साल उन्हें घटिया मरी हुई मछलियां खिलाता रहा। तालाब की तली में जमा ह्यूमस, सड़ी चीजें कब का तय सीमा से ज्यादा हो चुका था। तली की कीचड़ काली और बदबूदार थी। जब मौसम थोड़ा गर्म होता तो पानी की सतह पर हरे शैवाल की एक परत तैरने लगती, जैसे जहर का कोई बर्तन उबल रहा हो। उस तालाब को ठीक रखने के लिए मैं हर रात आधी रात को जाकर उसमें दवा छिड़कता और एरेटर, हवा देने वाली मशीन, को पूरी रफ्तार से चलाता। पिछले 3 सालों में दवा और मरे हुए केकड़ों के नुकसान के मामले में मैंने उसके लाखों युआन बचाए थे, लेकिन उसने इन सब बातों को हल्के में लिया। उसे लगता था कि जब उसने तालाब का किराया दिया है तो प्रकृति को उसे बिना किसी शर्त के फल देना ही चाहिए। इसी समय लिंग यांग, जो शहर में कहीं दूर था, उसने मुझे फिर से फोन किया। अरे युआनजी, क्या तुम घर पर आराम से एसी का मजा ले रहे हो? क्या तुम अपने उस बदबूदार तालाब को देखने नहीं गए? इस गर्मी में शेड में मत बैठे रहो, इधर उधर मत घूमो। कल सुबह 6 बजे कुछ बड़ी जाल लेकर मेरे पास आ जाना। तालाब की देखभाल करने वाले बुजुर्ग ने बताया कि पानी थोड़ा गंदा हो गया है और कुछ मरे हुए केकड़े तैर रहे हैं। आकर उन्हें बाहर निकालने में उनकी मदद करो, ताकि गांव वाले उन्हें देखकर अपशगुन न माने। उसका लहजा अब भी वैसा ही था, जैसे वह किसी सस्ते मजदूर को हुक्म दे रहा हो। फोन को कसकर पकड़ने की वजह से मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे, लेकिन मैंने शांति से जवाब दिया, ठीक है कियांगे, मैं समझ गया। शाम को शियाओया शेड में मूंग दाल का सूप लेकर आई। मुझे इतनी तैयारी के साथ देखकर वह हैरान रह गई। मौसम बहुत ही अजीब था, हवा का एक झोंका भी नहीं था। मैंने गांव में कई कुत्तों को देखा जो जुबान बाहर निकालकर हाफ रहे थे। क्या तालाब में मौजूद केकड़े इस गर्मी को झेल पाएंगे? अगर उन्हें ऑक्सीजन की कमी हुई तो पिछले कुछ महीनों की मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आज रात ज्यादा गहरी नींद मत सोना, याद रखना कि एडिटर को कई बार चालू करना है। चिंता मत करो, मेरा इकोसिस्टम पहले से ही तैयार है। भले ही आज रात आसमान ही क्यों न गिर पड़े, यह पानी स्थिर ही रहेगा। लिंग युआन, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? बेवकूफ, भला क्या गड़बड़ हो सकती है? कल सुबह सूरज निकलने तक इंतजार करो, मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊंगा। मैंने उसे यह नहीं बताया कि आज रात कुछ बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, बल्कि वह आफत इतनी भयानक होगी कि सब कुछ तबाह कर देगी। मैं नहीं चाहता कि उसे उस तरह का मानसिक दबाव झेलना पड़े। सारी जांच पड़ताल और उसके नतीजों की जिम्मेदारी मैं खुद ही उठाऊंगा। जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया तो मेरे पिताजी अपनी 3 पहिया साइकिल पर वहां पहुंचे। वह मेरे लिए वह जोरदार पानी का पंप चल रहा था। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों उस उमस भरे तालाब के किनारे चुपचाप खड़े थे। मौसम बड़ा ही अजीब था। पिताजी, कोई बात नहीं, आप वापस जाकर आराम कीजिए। यहाँ बहुत ज्यादा उमस है। मैं थका हुआ नहीं हूँ, बस मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। यह मौसम बिल्कुल वैसा ही है जैसा 10 साल पहले जब फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थीं, तब था। इसमें 20,000 युआन रखे हैं, यह इस साल हमारे खाने पीने का पैसा है। इसे तुम पहले अपने पास रख लो। अगर पानी की गुणवत्ता बिगड़ती है और हमें दवाइयाँ खरीदने की जरूरत पड़ती है तो ऐसे समय में हाथ में कुछ अतिरिक्त पैसे होना हमेशा ही अच्छा रहता है। पिताजी, मैं यह पैसे नहीं ले सकता। इस तालाब के सभी संकेतक, इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो प्रकृति मुझसे रूठ जाएगी। आप यह सारा बोझ अकेले ही उठा रहे हैं, यह हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। मैंने उस बचत खाते की पासबुक को कसकर पकड़ लिया, मेरे नाखूनों की नोकें मेरी ही चमड़ी में गड़ गई। मैंने दोबारा मना नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे माता पिता मुझे इससे बढ़कर और कोई सहारा नहीं दे सकते थे। मैंने मन ही मन यह प्रण किया कि जब पतझड़ के मौसम में गन्ने की फसल तैयार होगी तो मैं उन्हें उनके इस एहसान का 10 गुना बल्कि 100 गुना ज्यादा बदला चुकाऊंगा। मैं चाहता था कि वे अपनी जिंदगी का हर पल, हर सुख सुविधा के साथ जिए। उस रात मैं झोपड़ी में रखे फोल्डिंग पलंग पर बैठा रहा, पूरी रात मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। रात के 2 बजे मैं अचानक पलंग से उठ खड़ा हुआ। वहां से निकलने से पहले मैंने दीवार पर लगे थर्मामीटर और हाइग्रोमीटर पर एक नजर डाली, नमी 95% थी। हवा का दबाव बहुत ज्यादा कम था। मैं कच्ची पगडंडी पर चलते हुए उस तार की बाड़ तक पहुंचा जो मेरे तालाब और कियांग के तालाब के बीच की सीमा बनाती थी। अंधेरे में खड़े होकर मैंने दीवार के पास उस जगह को देखा जिसे शुभ माना जाता था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि इस साल वहां से 50 लाख युआन की कमाई हो सकती है। लेकिन पानी की सतह पर चिकने लसलसे म्यूकस की एक मोटी परत तैर रही थी। अंधेरे में भी वह जी निचला देने वाला फ्लोरोसेंट हरा रंग हल्की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था, यह नीलहरे शैवाल का पूरी तरह से फैल जाना था। मैं वहां गया, बिना एडिटर चालू किए या कुछ करने की कोशिश किए, अब स्थिति को बदला नहीं जा सकता था। मैंने दूसरी तरफ मुड़कर देखा। मेरा काला तालाब वहां शांति से खड़ा था और कई एडिटर एक लय में पानी उछाल रहे थे। पानी के पौधों के गुच्छे अच्छी तरह से उग रहे थे। छोटे छोटे बुलबुले सतह पर आ रहे थे, जबकि बड़े बड़े केकड़े घास की जड़ों के पास कीचड़ भरे तल पर शांति से लेटे हुए थे। उनमें घबराहट का कोई संकेत नहीं था। मैं किनारे पर बैठ गया और खुशी से भर गया। वहीं कियांगे के तालाब में एक जानलेवा उफनता हुआ हरा जहरीला पानी घूम रहा था। मैं साफ साफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे कान उसे साफ सुन सकते थे। पानी की सतह से एक खनी टप टप की आवाज आने लगी, अनगिनत मरते हुए केकड़े ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण कीचड़ भरे किनारे पर चढ़ने की बेताब कोशिश कर रहे थे। वे एक दूसरे को कुचल रहे थे, मुंह से झाग निकाल रहे थे और आखिर में वे सब लुढ़क कर किनारे पर मर गए। जल्द ही दिन का उजाला हो गया और मरे हुए केकड़ों की घिनौनी बदबू सुबह की हवा के साथ गांव में फैल गई। वह गांव जो पहले सो रहा था, अचानक वहां कोहराम मच गया। मैं चुपचाप अपने तालाब के पास खड़ा होकर देख रहा था। 20 मिनट से भी कम समय बाद ब्रेक की एक तीखी चीख पूरे बांध पर गूंज उठी। लिंग कियांग अपनी मर्सिडीज बेंच क्लास से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। तालाब में तैरते मरे हुए केकड़ों और सतह पर तेल की परत की तरह फैली नीली रिकाई को देखकर उसने दिल दहला देने वाली चीख मारी। वह पागल हो गया, किनारे पर रोने और चीखने लगा। मेरी तरफ से आने वाली एरिएटर की छप-छप की आवाज सुनकर वह अचानक मुड़ा और मेरी तरफ लपक कर आया। उसने मुझे देखा और उससे भी ज्यादा उसने मेरे पीछे बने हरे भरे साफ सुथरे इकोलॉजिकल बगीचे को देखा और उसमें नीचे आराम से तैरते जीवों को देखा। सुनहरे खोल वाला वह विशाल नदी का केकड़ा जो खाने की तलाश में था, पल भर में ही पीला पड़ गया। उसका चेहरा निराशा से सिकुड़ गया था। युआनजी, यह तो वही बदबूदार गड्ढा है। वरना तालाब के सारे केकड़े ठीक ठाक क्यों होते? क्योंकि मुझे प्रकृति का सम्मान करना आता है, जबकि तुम्हें तो बस साजिशें रचनी आती हैं। युआनजी, मैं गलत था। भाई, मैं पहले गलत था। जल्दी से मुझे अपनी खास दवा दो। पानी को ठीक करने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें हर महीने 20,000 दूंगा। प्लीज मेरे कैंडी को बचा लो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में पूरी तरह से दीनता थी। ठीक उसी समय बेहतरीन क्वालिटी के सीफूड का लोगो लगे कई रेफ्रिजरेटेड ट्रक आराम से मेरे पास आकर रुके। मैंने उसकी चीख पुकार को नजरअंदाज करते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ऊंचे ऊंचे वाटरप्रूफ चमड़े के पैंट पहने हुए मैंने जाल में से एक बेहतरीन क्वालिटी का केकड़ा निकाला, जिसका वजन पूरे 7 औंस था, जिसकी पीठ हरी और पेट सफेद था। शंघाई से आए एक टॉप रेस्टोरेंट के परचेजिंग डायरेक्टर की आंखें चमक उठीं।
बहुत बढ़िया केकड़े हैं मिस्टर लिन, इनकी क्वालिटी जबरदस्त है। मैंने केकड़ा डायरेक्टर को थमा दिया, फिर मुड़कर लिन कियांग की तरफ देखा जो जमीन पर कीचड़ में सना पड़ा था। मेरा लहजा न तो ताना मारने वाला था और न ही गुस्से वाला, बस बेहद ठंडा था। 2 कदम पीछे हट जाओ। अपने तालाब के नीलहरे शैवाल के जहर पर पैर मत रखो और उसे मेरे इकोलॉजिकल पार्क में मत फैलाओ। और हाँ, मेरे सारे केकड़े पहले ही ऊंची कीमतों पर बिक चुके हैं। अपने 20,000 युआन अपने पास ही रखो ताकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भर सको। यह कहने के बाद मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और मुड़कर मजदूरों को ट्रकों में माल लादने का निर्देश देने लगा। किनारे पर बेहतरीन क्वालिटी के रोएदार केकड़ों से भरी टोकरियां रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में लादी जा रही थी। परचेजिंग डायरेक्टर ने चेंग झोंगदान की तरफ देखा और अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। मिस्टर लिन, इस पहले बैच के लिए मैं आपको बाजार की सबसे ऊंची कीमत दूंगा। साथ ही अगले साल का पूरा प्रोडक्शन भी मैं ही खरीद लूंगा। आपके साथ बिजनेस करके बहुत खुशी हुई। मैंने उनसे हाथ मिलाया और फिर पूरे 1 मिलियन युआन की पहली एडवांस पेमेंट सीधे मेरे अकाउंट में जमा हो गई। उस पतली सी स्क्रीन पर दिख रही अंकों की लंबी कतार मेरी अपनी मेहनत का नतीजा थी। मेरी पहली बेहतरीन आंसर शीट जमा हो चुकी थी, लेकिन ठीक उसी समय जाल के दूसरी तरफ लिन कियांग कीचड़ में पूरी तरह से ढह गया। उसने देखा कि दौलत से लदे हुए आलीशान रेफ्रिजरेटेड ट्रक मेरी जगह से दूर जा रहे हैं और तब जाकर उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। ये वे बड़े क्लाइंट्स थे जिन्होंने मिटम फेस्टिवल के लिए गिफ्ट बॉक्स का ऑर्डर दिया था। बॉस ली, तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है, अगर आप अच्छी क्वालिटी के केकड़े नहीं दे पाए तो 3 गुना जुर्माना लगेगा। 1 पैसा भी कम नहीं। फोन कट गया। लिन कियांग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी ही खींच ली हो। इस साल के ऊंची कीमत वाले ऑर्डर पक्के करने के लिए उसने कई डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रीमेंट साइन किए थे। उसे पूरा भरोसा था क्योंकि उसे लगा था कि पिछले साल की तरह इस बार भी उसे अपनी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा। लेकिन अब जब मैं वहां से जा चुका हूं तो पीछे बस बदबूदार जहर का एक तालाब और जानलेवा कमियों से भरा एक घर ही बचा है। लाखों की पेनल्टी फीस का बोझ पहाड़ की तरह ढह गया। सुबह की धुंध से छनकर आती सूरज की रोशनी पानी की सतह पर चमक रही थी और मेरा मूड भी मौसम की तरह ही एकदम साफ और खुशनुमा था। यह एक बिल्कुल नया अनुभव है। पहले लिन कियांग के उस जोखिम भरे तालाब में मैं हमेशा तनाव में रहता था। पानी की क्वालिटी खराब होने और नीलहरे शैवाल एल्गी के फैलने की चिंता मुझे हर पल सताती रहती थी। हर आंधी तूफान मुझे किसी जुए जैसा लगता था। लेकिन अब अपने खुद के इकोलॉजिकल पार्क के किनारे खड़े होकर, जहां पानी की क्वालिटी एकदम सही है, केकड़े के बच्चे लावी पूरी तरह स्वस्थ हैं और माहौल मेरे काबू में है, मैं पहली बार एक भरपूर फसल की खुशी महसूस कर रहा हूं। यह सिर्फ काम करने की बात नहीं है। जब मैंने आखिरी रेफ्रिजरेटेड ट्रक को गांव से बाहर निकलते देखा तो मैंने अपने हाथों से मिट्टी झाड़ी। इस पैसे से मैं न सिर्फ अपने इस इकोलॉजिकल पार्क का विस्तार कर सकता हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकता हूं और फिर कभी भी अच्छे सेल्स चैनल ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब इस सीजन के सारे केकड़े पकड़ लिए जाएंगे तो मैं शहर जाकर अपना घर खरीदूंगा और अपने माता पिता के पुराने आंगन की मरम्मत करवाऊंगा ताकि वे अपनी रिटायरमेंट शांति से बिता सकें। ये सब बातें जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, अब मेरी पहुंच में है। दोपहर को मैं घर गया। पहले की तरह मैं पूरी रात जागने की वजह से थका हुआ नहीं था और तुरंत सो भी नहीं गया। मैंने गर्म पानी से नहाया और अपने माता पिता और शियाओया के साथ मेज पर बैठकर शानदार लंच किया। मेज पर मैंने उन्हें अपने अकाउंट का बैलेंस दिखाया। मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए और खाना उठाते समय मेरे पिता के हाथ कांपने लगे। बहुत बढ़िया, हमारा युआनजी बहुत अच्छा कर रहा है। लंच के बाद मैं अपने कमरे में गया, उस पुरानी नोटबुक को ड्रॉयर के सबसे अंदर वाले हिस्से में बंद कर दिया और फिर बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद सो गया। वह नींद बहुत ही मीठी थी। मेरे सपने में ऐसा लगा जैसे मैं उस पतझड़ के मौसम में लौट आया हूं जब हमने पैसे बांटे थे। लिन कियांग ने मेरे वेबसाइट अकाउंट में 50,000 युआन ट्रांसफर किए थे और उसके चेहरे पर अब भी वही घमंडी नीचा दिखाने वाला भाव था। इस बार मैं चुप नहीं रहा, मैं मुस्कुराया, उससे भी ज्यादा शानदार तरीके से। ठीक उसी समय जब मैं उसके बगल में बैठा था और शियाओया द्वारा लाया गया ठंडा ठंडा तरबूज का जूस पी रहा था, लिन कियांग, जो बस एक दीवार के उस पार था, अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन झेल रहा था। उसके पिता का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा जिसने उसे पूरी तरह से जगा दिया। पिछले साल का सारा मुनाफा वह बहुत पहले ही जुए में उड़ा चुका था। इस साल उसने जुए के जो लाखों युआन के समझौते किए थे, अगर वह बेहतरीन क्वालिटी के केकड़ों के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का जुर्माना नहीं भर पाया तो उसका पूरा परिवार दिवालिया हो जाएगा। उसने पागलों की तरह फोन करना शुरू कर दिया। टेक्नीशियन वांग, मैं आपको रोज के 5,000 दूंगा, बस पानी साफ करने में मेरी मदद कर दीजिए। बॉस ली, क्या आपके पास कोई खास खरपतवारनाशक हर्बिसाइड है? चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो, मैं उसे जरूर खरीदूंगा। उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हर उस इंसान को फोन किया जिसे मछली पालन एक्वाकल्चर के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी थी। शुरू में वह अभी भी बॉस वाला रवैया बनाए हुए था, लेकिन असलियत ने उसे जल्द ही एक जोरदार थप्पड़ मारा। भाई कियांग, तुम्हारा पानी तो पहले ही खराब हो चुका है, अब तो भगवान भी इसे नहीं बचा सकते। रोज का 10,000 का नुकसान, मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। जहर तो केकड़ों के गलफड़ों में पहले ही घुस चुका था जिससे वे बेकार हो गए थे। उसने एक के बाद एक कई फोन किए और हर बार जवाब वही मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि मेरे बिना उसका तालाब एक बदबूदार गड्ढे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि बस चारा डालने या किसी कुत्ते को बांध देने से काम चल जाएगा। अब उसे समझ आया कि पिछले 3 सालों से उस जहरीले पानी को काबू में रखने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। विडंबना यह थी कि उसने खुद ही 50,000 युआन के चक्कर में मेरा असली ताबीज फेंक दिया था। क्या तुम्हें वह मिला? तुम युआनजी के पास क्यों नहीं जाते? उसे और पैसे दो, 1,02,000 युआन, बस वह तुम्हें वह खास दवा देने को तैयार हो जाए। मैं उससे भीख नहीं मांग सकता, मैं उस चचेरे भाई से भीख नहीं मांग सकता जिसे मैंने 50,000 युआन देकर भिखारी जैसा बर्ताव किया था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक उसी समय मेरी मंगेतर लिली एक डिजाइनर बैग और एक सूटकेस घसीटते हुए बाहर आई। लिली, तुम क्या कर रही हो? यह सब क्या है? तुम पर तो लाखों का कर्ज चढ़ने वाला है। मैं तुम्हारे कर्ज चुकाने के बाद यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ रहकर भूखी मरूंगी? एहसान फरामोश औरत, निकल यहाँ से। किसी काम की नहीं। लिली ने उसे लात मारकर दूर हटाया और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। लिन कियांग जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ खत्म हो चुका था। 3 दिन बाद मेरे सबसे बढ़िया क्वालिटी के गोल्डन केकड़ों का पहला बैच पूरी तरह से बिक चुका था। पूरे 20 लाख युआन की रकम मेरे खाते में जमा हो गई थी। अपने फोन पर अंकों की वह लंबी कतार देखकर मुझे एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने कोई मर्सिडीज या जी क्लास गाड़ी नहीं खरीदी। इसके बजाय मैं शियाओया को शहर के सबसे बेहतरीन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ले गया और वहां 140 वर्ग मीटर का एक फ्लैट पूरे पैसे देकर खरीद लिया। उस प्रॉपर्टी के कागजात हम दोनों के नाम पर थे। जब मैं गांव लौटा तो पूरे गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मेरा साफ सुथरा इकोलॉजिकल पार्क पूरे गांव के लिए एक चमत्कार बन गया था। जो लोग पहले मुझ पर हंसते थे, अब हर कोई मुझे भाई युआन कहकर बुलाता है। लेकिन लिन कियांग का घर कर्ज वसूलने वालों के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उस भारी भरकम डिफॉल्ट फीस को चुकाने के लिए उसके घर को एक रियल एस्टेट वेबसाइट पर बिक्री के लिए डाल दिया गया था और उसकी कार को गिरवी रख दिया गया था। केकड़ों का वह तालाब जिसे असल में कमाई का जरिया बना था, अब एक बड़ी मुसीबत बन गया था। उस दिन मैं मजदूरों को तालाब पर लगी जालियों को मजबूत करने का निर्देश दे रहा था, तभी मुझे दीवार की दूसरी तरफ से जोरदार बहस की आवाज सुनाई दी।
वह एक बेरहम मालिक था जो छोड़े हुए तालाबों को खरीदने बेचने का काम करता था और लिन कियांग के साथ मोल भाव कर रहा था। इस तालाब की जमीन पूरी तरह से सड़ चुकी है। सिर्फ ग्रास काप मछलियों पर ही हजारों युआन खर्च हो जाएंगे। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 20,000 युआन दूंगा, जिसमें तालाब और सारा सामान शामिल है। 20,000 युआन? मैंने ये एरिएटर हजारों युआन में खरीदे थे। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। इस मुसीबत को कोई और नहीं लेगा। लिन कियांग वहां खड़ा रहा, अपनी मुट्ठियां भींचता और ढीली करता रहा। आखिरकार एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह उसने कमजोरी से सिर हिलाया और तालाब के मालिकाना हक को दूसरे के नाम करने की प्रक्रिया पूरी कर दी। बॉस ने 20,000 युआन निकाले। जैसे ही मैंने उसके ऊपर कैश उछाला, लिन कियांग ने ऊपर देखा। कंटीले तारों की बाढ़ के पार से उसने मुझे देखा। मैं हाथ में वॉकी टॉकी लिए पूरी शांति से रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के अगले बैच को निर्देश दे रहा था। मैंने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मेरी यह पूरी तरह से की गई अनदेखी और उसके मुंह पर पड़ा यह तमाचा ही वह चीज थी जिसने उसे सचमुच तोड़ दिया। मेरी सीधी खड़ी पीठ को और फिर अपने हाथ में पकड़े उन मामूली 20,000 युआन को देखते हुए उसे एक ऐसा पछतावा हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वह चीखा और पागलों की तरह किनारे की तरफ भागा। उसने एक बेकार पड़ा पानी का पंप उठाया, जमीन से एक रेंच उठाया और उसे जोर से पंप पर दे मारा। हजारों युआन की कीमत वाला वह पंप पल भर में ही कबाड़ का ढेर बन गया। मेरा कारोबार चल निकला। जो लोग पहले मेरे खरीदार थे, अब वे मेरे पक्के ग्राहक बन गए। अब मैं सिर्फ इस एक तालाब से संतुष्ट नहीं था। मैंने एक एक्वाटिक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की और गांव के निचले हिस्से में सैकड़ों एकड़ पानी वाली जमीन किराए पर ले ली। मैंने एक कोऑपरेटिव सहकारी संस्था बनाई जिसमें मैंने मेहनती और ईमानदार गांव वालों को काम पर रखा और उन्हें मछली पालन की तकनीकें एक एक करके सिखाई। मैंने उन्हें इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बेसिक सैलरी दी और साथ में साल के आखिर में बोनस भी। हर कोई कहता था कि भाई युआन के साथ काम करके उन्हें बहुत सुरक्षित महसूस होता है। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, तभी वहां एक तेज परफ्यूम की महक फैल गई। वह लिली थी। वह इतराती हुई मेरी डेस्क तक आई। युआनजी। नहीं, बॉस लिन। मुझे पहले से ही पता था कि तुम ही वह इंसान हो जो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेगा। निकल जाओ यहां से। लिली के चेहरे पर जमी मुस्कान वहीं जम गई। आखिर में सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे वहां से भगा दिया और वह अपनी ऊंची हील्स की टक टक करती आवाज के साथ बड़ी ही दयनीय हालत में वहां से भाग निकली। मेरी दुनिया में ऐसी गंदगी के लिए कोई जगह नहीं है। कल, जैसा कि पहले से तय था, मेरी और शाओया की शादी हो गई। मैंने शहर के सबसे अच्छे होटल में बुकिंग करवाई थी और गांव से लेकर शहर के बीचों बीच तक हमारी गाड़ियों का काफिला एक भव्य समारोह की तरह गुजरा। शादी से कुछ दिन पहले मुझे लिन कियांग की मां का फोन आया। फोन पर वह फूट फूट कर रो रही थी। युआनजी बेटा, प्लीज। कियांगजी आजकल हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है और रात को जी भरकर शराब पीता है। उसकी जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। क्या तुम उसकी कुछ मदद कर सकते हो? मौसी, जब आपका परिवार खाने की मीज पर अपनी बड़ाई कर रहा था, तब आपको मेरी मदद करने का ख्याल क्यों नहीं आया? मैं कोई दान पुण्य नहीं कर रहा हूं। उसने यह रास्ता खुद चुना है, उसे इस पर खुद ही चलना होगा। यह कहने के बाद मैंने फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। मैं किसी गिरे हुए इंसान को और नहीं गिराता, लेकिन मैं भलाई का बदला बुराई से कभी नहीं दूंगा। शादी में मेहमानों की भारी भीड़ थी। मैंने शियाओया को गोद में उठाया जो एकदम सफेद शादी के गाउन में सजी थी और हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की तालियों और शोर के बीच शादी की गाड़ी से बाहर निकले। मेरी नजर के कोने से मैंने सड़क के उस पार एक आदमी को देखा। उसने काम करने वाले गंदे कपड़े पहने थे और उसके बाल उलझी हुई झाड़ियों जैसे थे। वह एक टेलीफोन के खंभे के पीछे छिपा हुआ था और खाली नजरों से हमारी तरफ घूर रहा था। वह लिन कियांग था। आतिशबाजी को देखते हुए उसकी आंखों में गहरी जलन और निराशा भरी हुई थी। मैंने बस एक नजर उस पर डाली, फिर नजर हटा ली और अपनी दुल्हन को प्यार से चुमा। एक और सर्दी आ गई। खिड़की के बाहर जोरों से बर्फ गिर रही थी। घर के अंदर हीटर पूरी तेजी से चल रहा था। शियाओया का पेट अब काफी बड़ा और गोल हो गया था। वह मेरे सहारे बैठी थी। मेरे माता पिता जो मेरे पास ही बैठे थे हंस रहे थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनके होने वाले पोते का नाम क्या रखा जाए। टीवी पर स्थानीय खबरें चल रही थीं। हमारे शहर की पुलिस ने हाल ही में एक अवैध जुआ रैकेट का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। स्क्रीन पर तस्वीरें तेजी से गुजरी जिनमें संदिग्धों को हथकड़ियां पहनाकर और पुलिस की गाड़ियों से बांधकर ले जाया जा रहा था। एक चेहरा तुरंत मेरी नजर में आ गया, लिन कियांग। वह पिछली बार जब मैंने उसे देखा था उससे भी ज्यादा दुबला और कमजोर लग रहा था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं, मानो वह कोई चलता फिरता मुर्दा हो। खबर में बताया गया कि भारी भरकम और ऊंची ब्याज दर वाले कर्जों की वजह से वह पूरी तरह से टूट चुका था और उसने धोखाधड़ी तथा जुए का सहारा ले लिया था। शायद अब उसकी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। उस चेहरे को देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बस एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगर कोई इंसान अपनी ही बदहाली में डूबे रहना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने रिमोट उठाया और चैनल बदलकर एक मजेदार मनोरंजन कार्यक्रम लगा दिया। लिविंग रूम में एक बार फिर हंसी खुशी का माहौल छा गया। मैंने धीरे से अपना हाथ शियाओ के पेट पर रखा और अंदर पल रही बच्चे की हलचल को महसूस किया। ठीक वैसे ही जैसे वसंत के मौसम में किसी तालाब में जीवन का एक नया संसार पनप रहा हो। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ मजबूत थी। मेरे सामने एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता था।